मैं नौबा हूँ। और मैं एलॉय हूँ। और ये है एजेंट स्टैक डेली। आज शुरू होता है उस कोडिंग सरफेस से जिसे ज्यादातर एजेंट बिल्डर्स हर दिन छूते हैं, क्लॉथ कोड CLI 2 जनवरी 144 रिलीज के साथ। ये एक मेंटेनेंस रिलीज है और यही वजह है कि ये आगे है। ये उन सरफेसेस को टारगेट करता है जहां अनअटेंडेड एजेंट्स अक्सर टूटते हैं। बैकग्राउंड और डिटैच्ड सेशंस, बुरे नेटवर्क पर स्टार्टअप बिहेवियर, MCP ट्रांसपोर्ट लेयर और टूल कॉल हाइजीन। अपने आप के लिए नई फीचर्स नहीं। फेलियर मोड्स हटाए गए। रिलीज रीडआउट के बाद 5 और मूव्स जो बदलते हैं कि बिल्डर्स कैसे चुनते हैं, जोड़ते हैं और चलाते हैं अपने टूल्स। कर्सर ने कंपोजर 2.5 भेजा। एक कोडिंग एजेंट मॉडल किमी के 2.5 बेस पर, फ्रंटियर पर टोकन कॉस्ट का लगभग 10वां हिस्सा। एंथ्रोपिक ने स्टेनलेस एक्वायर किया, वो सर्विस जो API स्पेसिफिकेशंस को टाइप्ड क्लाइंट लाइब्रेरीज में बदलती थी AI लैब्स की लंबी लिस्ट के लिए। नोशन ने अपनी वर्कस्पेस को होस्टेड रन टाइम में बदल दिया, जहां एजेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं। वर्सल AI SDK ने अपना लैंग चेन और लैंग ग्राफ अडेप्टर फिर से लिखा। और क्लाउडफ्लेयर ने जीरो ट्रस्ट नेटवर्किंग और आइडेंटिटी को एजेंट लाइफ साइकिल के नीचे रख दिया मेश के साथ। तीनों में प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेम है। इनमें से कौन सा चेंज एजेंट वर्क को ज्यादा रिलायबल, ज्यादा रिकवरेबल और ट्रस्ट करने में आसान बनाता है जब रन लंबी हो, अनअटेंडेड हो या किसी और के API में बाउंड्री पार कर रही हो? तो हम कॉन्क्रीट रहेंगे और रहेंगे ऑन व्हाट अ बिल्डर को एक्चुअली करना चाहिए। सेशन लाइफ साइकिल्स, ट्रांसपोर्ट पैजिनेशन, डिग्रेडेड नेटवर्क्स पर टाइमआउट्स, टू लूजिंग मॉडल्स के लिए रिवॉर्ड शेपिंग, हार्नेस फिडेलिटी और टाइप्ड बाउंड्री एजेंट और सर्विसेज के बीच जिन्हें वो कॉल करता है। शुरू में ये बता देना वर्थ है कि कमांड लाइन टूल की एक पॉइंट रिलीज एपिसोड के फ्रंट पर क्यों आती है, फ्लैशी मॉडल लॉन्च के बजाय। क्लॉथ कोड CLI कई टीम्स के लिए एक्चुअल रन टाइम है जिसमें उनके एजेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं। ये सेशन स्पॉन करता है, टूल्स होल्ड करता है, MCP सर्वर्स से बात करता है, बैकग्राउंड में चलता है और रिकवर करता है जब कुछ गलत होता है। जब वो लेयर बदलता है कि फेलियर के नीचे वो कैसे बिहेव करता है, ये रियल एजेंट वर्क ज्यादा मूव करता है किसी बेंचमार्क नंबर से। और 2 जनवरी 144 लगभग पूरी तरह फेलियर मोड वर्क है। एक स्टार्टअप हैंग हटा दिया गया। ट्रंकेटेड टूल लिस्ट फिक्स हुई। एक इमेज टाइप जो कॉन्वर्सेशन ब्रेक करता था अब हैंडल होता है। प्रोटेक्टेड फोल्डर में क्रैश होने वाले बैकग्राउंड सेशंस अब स्टेबल हैं। ये कोई ग्लैमरस नहीं है। ये सब है एजेंट रन के बीच का फर्क, जो अनअटेंडेड कंप्लीट होती है और जो चुपचाप सुबह 3 बजे स्टॉल हो जाती है। ये लेंस है पूरे रिलीज ब्लॉक के लिए। नहीं कि क्या है नया शो ऑफ करने के लिए, बल्कि क्या फेल होता था और अब नहीं होता, और बिल्डर को क्या चेंज करना चाहिए उनके एजेंट डिप्लॉय करने के तरीके में इसकी वजह से। राइट, और हम हर फिक्स को एक कॉन्क्रीट बिल्डर डिसीजन से जोड़ते रहेंगे। बैकग्राउंड सेशंस कब यूज करने हैं, MCP कैसे वायर करने हैं, अनअटेंडेड एजेंट शिप करने से पहले क्या टेस्ट करना है। रिलीज तभी यूजफुल है जब ये बदलता है कि आप ऑपरेट करते हैं। एजेंट स्टैक रिलीज रीड आउट, क्लॉथ कोड CLI 2 जनवरी 144। स्टार्टअप से शुरू करते हैं। स्टार्टअप फिक्स सबसे स्पष्ट उदाहरण है कि यह रिलीज एजेंट्स के लिए लोगों की तुलना में ज्यादा क्यों मायने रखती है। 2 जनवरी 144 से पहले अगर API एंडपॉइंट पहुंच योग्य नहीं था, तो CLI कुछ उपयोगी करने से पहले 75 सेकंड तक ब्लॉक हो सकता था। यह कैप्टिव पोर्टल, कॉर्पोरेट फायरवॉल या VPN के पीछे होता है जो कनेक्ट होना पूरा नहीं कर पाया है। एक इंसान इससे बुरा प्रभाव पड़ता है और बस इंतजार करता है, शायद बड़बड़ाता है।
एक एजेंट इसे बहुत अलग तरीके से टकराता है। एक निर्धारित जॉब, एक अनअटेंडेड बैच रन या फ्लैकी नेटवर्क पर बैकग्राउंड सेशन 75 सेकंड के ब्लॉक को स्टॉल, स्टैक में और ऊपर टाइम आउट या मिस्ड एग्जीक्यूशन विंडो में बदल देता है। फिक्स साइड चैनल कॉल को 15 सेकंड पर सीमित करता है। बिल्डर्स के लिए सामान्य सिद्धांत यह है कि खराब नेटवर्क पर स्टार्टअप रेजिलियंस एक एजेंट विश्वसनीयता संपत्ति है, सौंदर्य शास्त्रीय आनंद नहीं। कोई भी चीज जो एजेंट अनअटेंडेड करता है उसे यह मानना होगा कि नेटवर्क कभी-कभी प्रक्रिया शुरू होने के ठीक उसी पल गलत होता है। वह टूल जो जल्दी विफल होता है और आगे बढ़ता है उसे आने वाली चीज की विनम्र प्रतीक्षा करने वाले टूल से अधिक विश्वसनीय माना जाता है। यहाँ एक ठोस बिल्डर पैटर्न है। अगर आप एजेंट्स को शेड्यूल पर स्टार्ट करने के लिए डिप्लॉय करते हैं, तो आपको प्रोसेस स्टार्ट को एक स्टेप के रूप में मानना चाहिए जो धीमा या आंशिक रूप से खराब हो सकता है, और आपको उसी तरह से इसका टेस्ट करना चाहिए। सिमुलेट करने के लिए यूज केस हैप्पी पाथ नहीं है। यह कैप्टिव पोर्टल है, आधा कनेक्टेड वीपीएन, धीमे से रिजॉल्व होने वाला डीएनएस। इस रिलीज से पहले सही कदम था अपना खुद का स्टार्टअप वॉचडॉग जोड़ना। इसके बाद रनटाइम खुद तेजी से विफल होता है, लेकिन आपको अपने खुद के डिप्लॉय के खिलाफ इसकी फिर भी पुष्टि करनी चाहिए। यह एक अच्छा फ्रेमिंग है। बिल्डर को यह याद रखना चाहिए कि अनअटेंडेड एजेंट्स को शिप करने के तरीके में स्टार्ट हेल्थ अनुमान को शामिल करें और इस रिलीज का उपयोग उस चीज के रूप में करें जो यह अनुमान बनाए रखती है, न कि कुछ ऐसा जो आपको अलग से जोड़ना पड़ता। दूसरा ब्लॉक एमसीपी है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट, और यह वह है जिसे मैं स्किप नहीं करूंगा। इस रिलीज से पहले एमसीपी सर्वर जो अपने टूल्स लिस्ट रिस्पॉन्स को पेजनेट करते थे, वे केवल पहला पेज लौटाते थे। इसके एजेंट के लिए क्या मतलब है, इसके बारे में सोचें। एजेंट टूल सर्वर से कनेक्ट होता है, पूछता है कि कौन से टूल मौजूद हैं, और चुपचाप आंशिक लिस्ट प्राप्त करता है। यह सबसे खराब तरह का बग है, क्योंकि कुछ भी एरर नहीं होता। एजेंट क्रैश नहीं होता। यह बस कुछ नहीं कर सकता जो वह करने में सक्षम होना चाहिए था, और रन रीजनिंग फेल्योर जैसा दिखता है, जबकि वास्तव में यह ट्रांसपोर्ट बग है। आप दोपहर बिताएंगे मॉडल को दोष देते हुए कि वह एक टूल का उपयोग क्यों नहीं कर रहा जो मॉडल को कभी बताया ही नहीं गया था। बिल्कुल। एक चुप क्षमता अंतर डिबग करना एक तेज क्रैश से कहीं ज्यादा कठिन है। फिक्स यह है कि पेजनेटेड टूल्स लिस्ट रिस्पॉन्स अब हर पेज के माध्यम से फॉलो थ्रू करते हैं, ताकि एजेंट पूरा टूल सेट देख सके। दर्जनों टूल्स के साथ एक बड़े एमसीपी डिप्लॉयमेंट को चलाने वाले बिल्डर के लिए यह उस एजेंट और दूसरे एजेंट के बीच का अंतर है जो आपके पूरे टूलसेट का उपयोग कर सकता है और जो केवल पहले पेज पर फिट होने वाला उपयोग कर सकता है। एमसीपी इमेज के लिए एक संबंधित फिक्स है, एक असमर्थित माइम टाइप वाली इमेज, जैसे एसवीजी, बातचीत को तोड़ देती थी। अब इसके बजाय इसे सेव किया जाता है और रेफर किया जाता है, ताकि एक अजीब कंटेंट टाइप पूरे सेशन को खराब न करे। अगर आप एक एजेंट बनाते हैं जो यूजर स्प्लाइड इमेज या स्क्रीनशॉट्स को हैंडल करता है, तो यह एक असली रॉबस्टनेस चेंज है, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं करते कि कौन सा कंटेंट टाइप दिखाई देता है। और उसी क्षेत्र में एक डायग्नोसिबिलिटी फिक्स भी है। एमसीपी सर्वर्स के लिए लिस्ट कमांड पहले कॉन्फ़िग पार्स न होने पर चुपचाप कोई सर्वर्स नहीं रिपोर्ट करता था। अब यह असली समस्या रिपोर्ट करता है। यह वही थीम है, एक साइलेंट गलत जवाब अब एक्सप्लिसिट एक्शनेबल जवाब से बदल दिया गया है, जो वही प्रॉपर्टी है जो आप चाहते हैं जब आप एक फ्लीट ऑपरेट कर रहे हैं और फास्ट ट्रियाज करनी है। इस रिलीज के बाद एमसीपी के लिए बिल्डर पैटर्न यह है, अपने टूल्स को डिप्लॉय टाइम चेक के रूप में एन्यूमरेट करें,
उम्मीद पर नहीं। इससे पहले कि आप एक एजेंट शिप करें जो किसी टूल सर्वर पर निर्भर है, एजेंट से टूल्स लिस्ट करवाएं और असर्ट करें कि पूरी एक्सपेक्टेड सेट प्रेजेंट है। यह रिलीज उस असर्शन को ट्रस्टवर्दी बनाती है क्योंकि लिस्ट अब साइलेंटली ट्रंकेट नहीं होती। इसे अपने डिप्लॉय वैलिडेशन में बेक कर लें। तीसरा और सबसे बड़ा ब्लॉक है बैकग्राउंड और डिटैच्ड सेशंस। यह इंडिविजुअल फिक्सेस की भारी संख्या आपको बताती है कि ऑपरेशनल पेन असल में कहाँ है। बैकग्राउंड सेशंस अब रिज्यूम सपोर्ट करते हैं, तो बैकग्राउंड में जेस्टार्टेड सेशन अब इंटरैक्टिव सेशंस के साथ दिखता है और उसे वापस पिकअप किया जा सकता है। कंप्लीशन नोटिसेस में अब इलैप्स्ड ड्यूरेशन शामिल है, तो एक एजेंट जो 3 घंटे चला वह बताता है। यह इलैप्स ड्यूरेशन डिटेल माइनर लगती है, लेकिन ऐसी नहीं है। अगर आप लॉन्ग रनिंग एजेंट्स ऑपरेट करते हैं तो ड्यूरेशन एक प्राइमरी सिग्नल है। एक टास्क जो नॉर्मली 20 मिनट लेती है और अचानक 3 घंटे ले गई, वह आपको कुछ बता रही है, भले ही वह सक्सीड हो गई। कंप्लीशन पर ड्यूरेशन सरफेस करने से ऑपरेटर को बिना सेपरेट इंस्ट्रूमेंटेशन बिल्ड किए एक चीप अनॉमली सिग्नल मिलती है। अनअटेंडेड फ्लीट्स के लिए इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक स्टेबिलिटी फिक्सेस का एक क्लस्टर है। मैकओएस पर बैकग्राउंड सेशंस का क्रैश जब प्रोजेक्ट फुल डिस्क एक्सेस प्रोटेक्टेड फोल्डर के नीचे होता है, वह फिक्स हो गया है। विंडोज पर अटैच्ड बैकग्राउंड सेशंस में स्क्रोलिंग, माउस व्हील और नेविगेशन शॉर्टकट अब काम करते हैं और अटैच्ड होने पर टर्मिनल क्लोज करने से अब सेशन क्रैश नहीं होता। यह मैकओएस वाला एक क्लासिक डिप्लॉय एनवायरनमेंट ट्रैप है। एजेंट आपकी मशीन पर काम करता है और बिल्ड होस्ट पर क्रैश करता है क्योंकि बिल्ड होस्ट प्रोजेक्ट को एक प्रोटेक्टेड फोल्डर के नीचे रखता है। जनरल बिल्डर लेसन यह है कि बैकग्राउंड सेशन स्टेबिलिटी एनवायरनमेंट सेंसिटिव है, तो जहां आप टेस्ट करते हैं वह जहां आप डिप्लॉय करते हैं उससे मैच होना चाहिए। यह रिलीज उसका एक स्पेसिफिक इंस्टेंस रिमूव करती है, लेकिन पैटर्न वर्थ इंटरनलाइजिंग है। और एक सटल करेक्टनेस वाला रेस्यूम्ड सेशंस अब उनके द्वारा यूज किए जा रहे मॉडल को कीप करते हैं, किसी दूसरे सेशन के मॉडल चॉइस को इनहेरिट करने के बजाय। अगर आप एक लॉन्ग रनिंग एजेंट रिज्यूम करते हैं और वह साइलेंटली मॉडल्स स्विच कर जाता है, तो आपका बिहेवियर, कॉस्ट और लेटेंसी सब बदल जाते हैं आपके नीचे, और हो सकता है आपको तब तक पता न चले जब तक आउटपुट अलग न दिखे। यह उन सभी के लिए रियल प्रोडक्शन हैजर्ड है जो सेशंस में मॉडल्स का मिक्स रन करते हैं। एक चीप मॉडल जो क्वाइटली एक्सपेंसिव मॉडल में प्रोमोट हो जाए, वह आपके कॉस्ट मॉडल को ब्लो करता है। एक एक्सपेंसिव मॉडल जो क्वाइटली चीप मॉडल में डीमोट हो जाए, वह क्वाइटली क्वालिटी डिग्रेड करता है। मॉडल आइडेंटिटी को सेशन की एक स्टेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और यह रिलीज उसे एक बनाती है। एक फिक्स भी है जहां एडिट और राइट एक वर्क ट्री आइसोलेशन एरर से रिफ्यूज कर रहे थे सेशन डिटैच होने के तुरंत बाद। ऐसी चीजें बैकग्राउंड वर्क को अनरिलायबल फील कराती हैं। आप एक सेशन डिटैच करते हैं यह उम्मीद से कि वह काम करता रहेगा, और पहली चीज जो वह करने की कोशिश करता है वह फेल हो जाती है आइसोलेशन गार्ड रेस की वजह से। इसे रिमूव करने से डिटैच रनवेक रिज्यूम लाइफ साइकिल कुछ ऐसा बन जाता है जिस पर आप एक्चुअल में बिल्ड कर सकते हैं। उस लाइफ साइकिल के बारे में प्रेसाइज रहें, क्योंकि यह एक बिल्डर के लिए इस रिलीज का हार्ट है। एक बैकग्राउंड सेशन स्पॉन होता है, फिर टर्मिनल से डिटैच होता है, आइडल होने पर रिटायर्ड हो सकता है, जब चाहिए वेक हो सकता है, और अगर स्टॉप हो गया तो रीस्पॉन हो सकता है। उनमें से हर ट्रांजिशन एक जगह है जहां स्टेट लॉस्ट या करप्टेड हो सकती है। यह रिलीज उनमें से कई को एक साथ हार्डन करती है, इसीलिए यह रीडआउट की डिजर्व करती है। और वह बिल्डर यूज केस जो उस लाइफ साइकिल पर निर्भर करता है वही है जो सबको चाहिए। एक लंबा एजेंट टास्क शुरू करो, चले जाओ, उसे चलने दो, वापस आओ और थ्रेड खोए बिना उसे फिर से शुरू करो।
इस रिलीज से पहले यह पैटर्न इतना फ्रैजाइल था कि कई टीम्स इससे बचते थे और सेशंस को अटैच्ड रखते थे। इसके बाद डिटैच्ड लॉन्ग रनिंग वर्क कुछ ऐसा है जिसके बारे में तुम एक्चुअल में डिजाइन कर सकते हो। चौथा एरिया है टूल कॉल हाइजीन, और यह जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दो बदलाव अलग दिखते हैं। किसी फाइल का हेड और टेल व्यू अब रीड बिफोर एडिट चेक को सैटिस्फाई करता है, और ग्रेप, गिट ग्रेप या गिट डिफ जैसे सर्च टूल्स से मिली एम्प्टी रिजल्ट्स अब टूल फेलियर के तौर पर रिपोर्ट नहीं होती। रीड बिफोर एडिट वाले को अनपैक करो। CLI एक इनवेरिएंट एनफोर्स करती है कि एजेंट को फाइल एडिट करने से पहले उसे पढ़ना होगा, जो ब्लाइंड एडिट्स को रोकता है। लेकिन अगर एजेंट ने हेड या टेल व्यू यूज करके फाइल देखी थी तो पहले यह काउंट नहीं होता था, तो एक लेजिटिमेट एडिट ब्लॉक हो जाती थी। अब वे व्यूज इनवेरिएंट सैटिस्फाई करते हैं। गारंटी बरकरार है, लेकिन फॉल्स ब्लॉक हटा दिया गया है। और एम्प्टी सर्च रिजल्ट फिक्स एक कॉस्मेटिक फिक्स के रूप में छिपा बिहेवियर फिक्स है। अगर एजेंट कोई सर्च चलाता है, कोई मैच नहीं मिलता और हार्नेस उसे टूल फेलियर बताता है, तो एजेंट एक फेलियर पर रिएक्ट करता है जो हुई ही नहीं। वह रीट्राई करता है, सेकंड गेस करता है या बुरा पाथ लेता है, क्योंकि नो मैचेस एक वैलिड इंफॉर्मेटिव रिजल्ट है, एरर नहीं। स्परियस फेलियर हटाने से स्परियस एजेंट बिहेवियर हट जाती है। यह इस रिलीज में एक रिकरिंग पैटर्न है जिसे बिल्डर्स के लिए नेम करना वर्थ है। फॉल्स फेलियर सिग्नल्स मुफ्त में नहीं आते। एक एजेंट जो बिलीव करता है कि एक सक्सेसफुल ऑपरेशन फेल हुई, वह डिसीजंस लेगा ऐसी प्रॉब्लम को कॉम्पेंसेट करने के लिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। टूल बाउंड्री पर सक्सेस और फेलियर क्या काउंट होता है, यह क्लीन करने से एजेंट रीजनिंग सीधे क्लीन होती है, जिसका मतलब है तुम्हारी हर डिप्लॉय पर वेस्टेड टर्न्स कम और कॉस्ट कम। एक और कॉन्क्रीट चेंज मॉडल पिकर अप सेशन स्कोप्ड है, नए सेशंस के लिए अलग डिफॉल्ट के साथ। एक टास्क के लिए मॉडल चेंज करने से अब साइलेंट में सबके लिए मॉडल नहीं बदलता। बेडरॉक और वर्टेक्स यूजर्स के लिए एक रिलेटेड फिक्स है जो पिकर से लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट ओपस ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। थीम सेम है, मॉडल चॉइस एक्सप्लिसिट और लोकल होनी चाहिए, एक्सीडेंटल ग्लोबल साइड इफेक्ट नहीं जो तुम्हें अगली डिप्लॉय में फॉलो करे। तो अपग्रेड पोस्चर क्या है? एक एक्चुअल बिल्डर चेकलिस्ट के तौर पर 2 जनवरी 144 इंस्टॉल करो और फिर चेंज्ड सरफेसेस को अस्यूम करने की जगह एक्सरसाइज करो। एक बैकग्राउंड सेशन शुरू करो, डिटैच करो, वेक करो और रिज्यूम करो और कंफर्म करो कि वह अपना मॉडल बनाए रखती है। उसे एक MCP सर्वर की तरफ पॉइंट करो जो अपने टूल लिस्ट को पैजिनेट करता है और कंफर्म करो कि पूरा सेट विजिबल है। एक अनसपोर्टेड इमेज टाइप को एक MCP टूल के थ्रू फीड करो और कंफर्म करो कि कॉन्वर्सेशन सर्वाइव करती है। और इसे एक बार नेटवर्क पर चलाओ जहां API एंड पॉइंट ब्रीफली अनरीचेबल है, और कंफर्म करो कि स्टार्टअप अपस्टॉल नहीं होता। एक मेंटेनेंस रिलीज का वैल्यू पूरी तरह कंडीशनल है। यह तभी कुछ वर्थ है अगर यह फेलियर मोड्स जो हटाती है वे वही हैं जो तुम्हारे एजेंट्स एक्चुअल में हिट कर रहे थे। अगर तुम बहुत अनअटेंडेड बैकग्राउंड वर्क चलाते हो तो इनमें से कई ऑलमोस्ट सर्टेनली तुम्हें हिट कर रहे थे, और सही रिस्पॉन्स है रीडिप्लॉय करना और एग्जैक्टली उन पाथ्स को रीटेस्ट करना, यह अज्यूम करना नहीं कि अपग्रेड इनविजिबल है। इस रिलीज को छोड़ने से पहले एक और क्लस्टर जो बिल्डर के अटेंशन वर्थ है, रीस्पॉन और वेक बिहेवियर। एक स्टॉप्ड बैकग्राउंड सेशन जिसे तुम रीस्पॉन करते हो वह पहले खुद को स्टॉप्ड रिपोर्ट कर सकता था, भले ही वह फिर से रन हो रही हो, और एजेंट लिस्ट से सेशन ओपन करने पर हैंग हो सकता था अगर बैकग्राउंड सर्विस अनरिस्पॉन्सिव थी। दोनों फिक्स्ड हैं। अगर तुम कोई सुपरवाइजर बनाते हो जो एजेंट्स रीस्टार्ट करता है
तो तुम प्रॉबब्ली एग्जैक्ट इन्हीं को रिट्राइस और टाइमआउट्स से पेपरिंग ओवर कर रहे थे। यही पैटर्न वर्थ नेमिंग है। बहुत सारी टीम्स अनअटेंडेड एजेंट्स के चारों ओर एक बेबी सिटर प्रोसेस बनाती हैं। स्टॉप्ड के लिए वॉच करो, रीस्पॉन्ड करो, रीचेक करो, अलर्ट करो अगर वापस नहीं आता। इनमें से हर स्टेप रन टाइम पर डिपेंड करता है कि वह स्टेट ऑनेस्टली रिपोर्ट करे। जब रीस्पॉन्ड कहता है स्टॉप्ड जबकि प्रोसेस एक्चुअल में रन हो रही हो, तो तुम्हारा सुपरवाइजर ईदर डबल स्पॉन करता है या गिव अप कर देता है। ऑनेस्ट स्टेट रिपोर्टिंग वह चीज है जो तुम्हारे सुपरवाइजर को एक्चुअल में सेफ बनाती है जिसे तुम डिप्लॉय करते हो। और यहाँ एक और शांत ऑब्जर्वेबिलिटी फिक्स है। वे कंप्लीटेड या स्टॉप्ड बैकग्राउंड सेशंस जो ब्रीफली फेल टू वेक हुए थे, उन्हें परमानेंटली स्टार्टअप क्रैश के तौर पर मार्क कर दिया जा रहा था। यह एक फॉल्स पॉजिटिव है जो आपके ऑपरेशनल सिग्नल को पॉइजन करता है। अगर आप स्टार्टअप क्रैशेस पर अलर्ट करते हैं, तो आपको उन सेशंस के लिए पेज किया जा रहा था जो ठीक थे। इसे हटाने से क्रैश सिग्नल का मतलब वही होता है जो आप सोचते हैं, और यही सिग्नल रखने का पूरा पॉइंट है। तो 2 जनवरी 144 के लिए ऑपरेटर समरी यह है कि यह अनअटेंडेड लाइफ साइकिल को ऑनेस्ट बनाता है। स्पॉन, डिटैच, रिटायर, वेक, रीस्पॉन और रिज्यूम अप स्टेट रिपोर्ट करते हैं जिस पर आप सुपरवाइजर बिल्ड कर सकते हैं। एमसीपी से साइलेंट ट्रंकेशन के बिना टॉक कर सकते हैं और बैड नेटवर्क पर स्टॉल किए बिना स्टार्टअप कर सकते हैं। यही प्रीसाइसली वह सरफेस है जिस पर आप डिपेंड करते हैं जब आप एजेंट्स डिप्लॉय करते हैं जो बिना ह्यूमन वॉच के रन करती हैं। यही रिलीज ब्लॉक है। एक पॉइंट रिलीज, लेकिन डेंस वन, कॉन्संट्रेटेड प्रीसाइसली उन अनअटेंडेड एजेंट सरफेस पर जिसे बिल्डर्स प्रोडक्शन में शिप करते हैं। अब एक अलग तरह के चेंज पर रन टाइम नहीं, बल्कि उसके अंदर का मॉडल। कर्सर कंपोजर मई के 2 से 5/18 को लैंडेड हुआ। यह एक कोडिंग एजेंट मॉडल है जो किमी के 2.5 बेस पर बिल्ड है, हेवियर पोस्ट ट्रेनिंग के साथ, स्पेसिफिकली लॉन्गर ऑटोनॉमस कोडिंग सेशंस के लिए टारगेटेड। आइए कर्सर जो नंबर्स रिपोर्ट करता है उनसे शुरू करते हैं, फिर ट्रेनिंग में जाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग मेथड वह पोर्शन है जो एक बिल्डर के डिसाइडिंग व्हाट टू शिप के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रिपोर्टेड बेंचमार्क्स SWE बेंच मल्टीलिंगुअल 73.7 से बढ़कर 79.8%, टर्मिनल बेंच 61.7 से बढ़कर 69.3%, टर्मिनल बेंच 2.0 पर यह ओपस 4.7 से टाई करता है और GPT 5.5 से पीछे है। स्टैंडर्ड प्राइसिंग 50 सेंट्स पर मिलियन इनपुट टोकन्स और $2.50 पर मिलियन आउटपुट टोकन्स है। हेडलाइन यह प्राइस है, रफली ओपस 4.7 पर टोकन का 10वां हिस्सा, कंपैरेबल कोडिंग बेंचमार्क परफॉर्मेंस पर। पहले बेंचमार्क्स सही कॉशन के साथ। SWE बेंच और टर्मिनल बेंच रियल सिग्नल्स हैं, लेकिन वे सैचुरेटेड स्विच हैं, जहां फ्रंटियर मॉडल्स कुछ पॉइंट्स के भीतर क्लस्टर करती हैं और हार्नेस डिफरेंसेस स्पेसिफिक टास्क टाइप्स पर मॉडल गैप को स्वॉम्प कर सकती हैं। नंबर्स को ट्रीट करें एज यह कॉन्वर्सेशन में है, यह तय हो गया है, नहीं। हम वापस आएंगे कि एक बिल्डर को एक्चुअली क्या मेजर करना चाहिए। ट्रेनिंग जगह है जहां एक्चुअली एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है। कर्सर 3 शिफ्ट्स रिपोर्ट करता है। पहला, टेक्सटुअल फीडबैक रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एंड ऑफ रन रिवॉर्ड के अलावा मॉडल को फेल्ड टूल कॉल के पॉइंट पर लोकलाइज्ड हिंट्स मिलती हैं। यह एक क्रेडिट असाइनमेंट चेंज है और यह स्पेसिफिकली लॉन्ग हराइजन एजेंट्स के लिए मैटर्स। एक कोडिंग सेशन की कल्पना करें 50 टूल कॉल्स के साथ। अगर केवल सिग्नल एंड पर पास या फेल है, तो मॉडल के पास लगभग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस कॉल में मिस्टेक थी। रिवॉर्ड पूरे ट्रेजेक्ट्री पर स्मियर्ड है। फेल्ड कॉल पर लोकलाइज्ड टेक्सटुअल फीडबैक एक शार्प सिग्नल देता है
जो एग्जैक्टली उस बिहेवियर को पॉइंट करता है जो गलत हुई। क्रेडिट असाइनमेंट एजेंट्स को ट्रेन करने में सेंट्रल हार्ड प्रॉब्लम है जो लॉन्ग सीक्वेंसेस ऑफ एक्शंस लेती हैं। हराइजन जितना लंबा, सिंगल टर्मिनल रिवॉर्ड उतना ही वीक होता जाता है, क्योंकि एक आउटकम के लिए ब्लेम शेयर करने वाले एक्शंस ज्यादा होते हैं। फीडबैक को उन एक्शन के करीब ले जाना जिसने फेलियर कॉज की, यह उन फ्यू चीजों में से एक है जो रिलायबली हेल्प करती हैं, और यही प्रीसाइसली वह रेजीम है जिसमें एक ऑटोनॉमस कोडिंग एजेंट ऑपरेट करता है जब आप इसे रियल वर्क पर डिप्लॉय करते हैं। दूसरा शिफ्ट, 25 टाइम्स ज्यादा सिंथेटिक टास्क्स, फीचर डिलीशन, रीबिल्ड पजल्स सहित। यह एक क्लेवर ऑब्जेक्टिव है। आप वर्किंग कोड लेते हैं, एक फीचर डिलीट करते हैं और मॉडल से इसे रिकॉन्स्ट्रक्ट करने की डिमांड करते हैं। ग्राउंड ट्रूथ एग्जैक्ट है, डिफिकल्टी ट्यूनेबल है, और यह मॉडल को कोडबेस के एक साथ फिट होने के बारे में रीजन करने पर मजबूर करता है, स्निपेट को पैटर्न मैच करने के बजाय। सिंथेटिक टास्क जनरेशन इसीलिए है ताकि आपको एक कोडिंग एजेंट को ट्रेन करने के लिए पर्याप्त वॉल्यूम और डिफिकल्टी कवरेज मिल सके, बिना इस बात पर बॉटलनेक हुए कि स्केसर्ड रियल वर्ल्ड टास्क में क्लीन रिवॉर्ड सिग्नल मिलते हैं। रीबिल्ड पजल फ्रेमिंग अच्छी है क्योंकि इसमें एक स्पष्ट करेक्टनेस चेक है जो कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग को रिवॉर्ड हैकिंग से बचने के लिए चाहिए। एक अस्पष्ट रिवॉर्ड को गेन किया जाता है, एक रीबिल्ड एग्जैक्टली रिवॉर्ड को नहीं। तीसरी शिफ्ट, स्केल ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। कर्सर शार्डेड म्यूऑन ऑप्टिमाइजर्स और ड्यूल मेश HSDP का हवाला देता है। उसके नीचे का डिटेल यह है कि मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग को स्केल पर ऑप्टिमाइजर स्टेट और पैरेललिज्म लेआउट को ध्यान से शार्ड करना चाहिए, वरना मेमोरी और कम्युनिकेशन कॉस्ट डोमिनेट करते हैं। यह इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, लेकिन यही बाकी चीजों की ट्रेनिंग इकोनॉमिक्स को फीजिबल बनाता है। और चौथा डिटेल जो मुझे लगता है कि बिल्डर्स को स्किम नहीं करना चाहिए, यह है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग असली कर्सर सेशंस के अंदर रन की गई थी, उसी हैरनेस का उपयोग करके जो डिप्लॉयड मॉडल उपयोग करता है। हैरनेस फेथफुल ट्रेनिंग। बताओ कि यह उन सभी के लिए लोड बेयरिंग क्यों है जो एजेंट्स शिप करते हैं। एक कोडिंग एजेंट का बिहेवियर उसके वेट्स जितना ही उसके हैरनेस से शेप होता है। टूल्स मॉडल को कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं, एरर्स वापस कैसे आते हैं, कॉन्टेक्स्ट कैसे ट्रिम होता है, रेट्राइज कैसे हैंडल होते हैं, लूप कैसे स्ट्रक्चर्ड होता है। अगर आप मॉडल को एक हैरनेस में ट्रेन करते हो और दूसरे में शिप करते हो, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट इंट्रोड्यूस करते हो। सिंपटम यह है कि एक मॉडल जो बेंचमार्क में अच्छा परफॉर्म करता है, प्रोडक्शन में वो फील करता है जैसे नंबर्स ने प्रॉमिस किया था। डिप्लॉयड हैरनेस के अंदर रीइंफोर्समेंट लर्निंग रन करने से यह गैप क्लोज होता है। मॉडल को असली इंटरफेस सीखने को मिलता है जिसका वो सामना करेगा, कोई आइडियलाइज्ड ट्रेनिंग स्टैंड इन नहीं। जिसके भी एक एजेंट शिप की है और उसे अपने इवैल्यूएशन से कम परफॉर्म करते देखा है, यह एक बहुत कॉमन बिल्डर फेलियर पर सीधा अटैक है, जो हमें टेकवे तक लाता है, और यह ज्यादातर इकोनॉमिक्स के बारे में है और कि यह डिफॉल्ट में आप क्या डिप्लॉय करते हैं बदलता है। जब एक मॉडल फ्रंटियर एडजेसेंट कोडिंग परफॉर्मेंस पर पहुंचता है, लगभग 10वें हिस्से में पर टोकन कॉस्ट पर, तो कई लॉन्ग ऑटोनॉमस सेशंस रन करने का मैथ बदल जाता है। वो काम जो केवल कुछ हाई वैल्यू टास्क्स के लिए एक्सपेंसिव मॉडल को जस्टिफाई करता था, वो रूटीन एजेंट वर्क के लिए डिफॉल्ट बन सकता है। लेकिन और यह अहम चेतावनी है, बेंचमार्क पैरिटी वर्कफ्लो पैरिटी नहीं है। टर्मिनल बेंच और SWE बेंच कुछ असली चीज मापते हैं, लेकिन वो आपके टास्क डिस्ट्रीब्यूशन, आपके टूल्स, आपके कॉन्टेक्स्ट साइजेस या मॉडल के बारे में आपके हैरनेस में जेनेरिकली लॉन्ग सेशन में कैसा बिहेव करता है, ये नहीं मापते। सही मूव एक कंट्रोल्ड कंपैरिजन है, आपके खुद के असली काम पर बेंचमार्क टेबल स्वैप नहीं। कंक्रीटली बताते हैं,
यहाँ इवैल्यूएट करने के लिए बिल्डर पैटर्न है। अपने प्रोडक्शन में असल में रन करने वाले लॉन्ग हॉराइजन कोडिंग टास्क्स का एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लो। उन्हें अपने एक्सिस्टिंग मॉडल से और अपने वेंडर के हार्नेस में नहीं, अपने हार्नेस में कंपोजर 2.5 से रन करो। सिर्फ पास रेट ही नहीं कंपेयर करो बल्कि पर कंप्लीटेड टास्क कॉस्ट, टूल कॉल्स की नंबर, फेलियर पर रिकवरी बिहेवियर और सेशन के लंबा होने पर क्वालिटी कैसे डिग्रेड होती है। वो लास्ट वाला लॉन्ग सेशन डिग्रेडेशन वो यूज केस है जिसे बेंचमार्क्स सिस्टमैटिकली अंडर टेस्ट करते हैं। ज्यादातर बेंचमार्क टास्क्स रियल एजेंट रन की तुलना में छोटे होते हैं। अगर आप एजेंट्स डिप्लॉय करते हैं जो 1 घंटे के लिए काम करते हैं तो आपको सिंगल शॉट पास रेट की परवाह कम है और ज्यादा इस बात की कि मॉडल टूल कॉल नंबर 200 पर अभी भी कॉम्प्लीटली कोहेरेंट है। इसे डेलिबरेटली कंपैरिजन में बिल्ड करो। कॉस्ट एडवांटेज इतना असली है कि अगर यह आपके डिस्ट्रीब्यूशन पर बना रहता है तो यह रूटीन एजेंट वर्क के लिए आपके डिफ़ॉल्ट मॉडल को बदल देता है। अगर नहीं तो आपने अपने वर्कलोड के बारे में कुछ स्पेसिफिक सीखा है टेबल पर भरोसा करने की जगह। दोनों आउटकम उपयोगी हैं। गलत मूव है हेडलाइन के आधार पर स्वैप करना और प्रोडक्शन में गैप डिस्कवर करना। चलिए लागत गणना में एक स्तर और गहराई में जाते हैं क्योंकि यहीं पर यह निर्णय प्रासंगिक हो जाती है। प्रति टोकन मूल्य का 10वां हिस्सा, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी कार्य की लागत भी 10वां हिस्सा है। एजेंट निश्चित टोकन नहीं होते। एक कमजोर मॉडल एक ही काम को पूरा करने के लिए ज्यादा टूल कॉल, ज्यादा पुनः प्रयास और ज्यादा टोकन ले सकता है या उसमें विफल हो सकता है और किसी महंगे मॉडल पर वापस जाने पर मजबूर कर सकता है। इसलिए किसी बिल्डर के लिए जो मीट्रिक मायने रखती है वह प्रति पूर्ण कार्य की पूर्ण भारित लागत है, जिसमें वे विफलताएं शामिल हैं जो वापस जाती हैं, प्रति 10 लाख टोकन का मुखौटा मूल्य नहीं। यह मूल्यांकन को फिर से परिभाषित करता है। अगर कंपोजर 2.5 आपके कार्यों को आपके मौजूदा मॉडल के समान तुलनीय संख्या में चरणों में पूरा करता है तो मूल्य लाभ लगभग सीधे आपके बिल में जाता है और यह किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ा बदलाव है जो एजेंटों को बड़े पैमाने पर चलाता है। अगर इसमें काफी ज्यादा चरण लगते हैं या यह ज्यादा बार विफल होता है और वापस जाता है तो प्रभावी अंतर कम हो जाता है। आप बिना अपना स्वयं का वितरण चलाए नहीं जान सकते कि कौन सा है और यही कारण है कि बेंचमार्क टेबल सवाल की शुरुआत है, जवाब नहीं। इससे सक्षम एक परिनियोजन पैटर्न भी है जिसके बारे में बात करना उचित है, टियर्ड रूटिंग। सामान्य एजेंट कार्य के लिए सस्ते मॉडल को डिफ़ॉल्ट के रूप में उपयोग करें और केवल तब फ्रंटियर मॉडल पर जाएं जब सस्ता वाला किसी जांच में विफल हो या किसी विश्वास सीमा को हिट करे। जो मॉडल 10वें हिस्से की लागत पर फ्रंटियर इतना पास है वह एक बहुत अच्छा डिफ़ॉल्ट टियर है, क्योंकि जिन मामलों में यह पर्याप्त नहीं है वे बिल्कुल वे मामले हैं जिनके लिए आपकी एस्केलेशन पथ है। और प्रशिक्षण के नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर विवरण शार्डेड म्यून ऑप्टिमाइजर और ड्यूलमिश HSDP बिल्डर्स के लिए केवल अप्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक है, लेकिन यह वह प्रासंगिक अप्रत्यक्षता है। यह कारण है कि यह मूल्य बिंदु इस गुणवत्ता पर संभव है। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स का कुशल प्रशिक्षण वह है जो एक लैब को सर्विंग लागत के अंश पर फ्रंटियर इतना पास आंकड़े पोस्ट करने देता है। अर्थशास्त्र जो आपको दिया जा रहा है वह उस इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य का अधोगामी है और इसीलिए मूल्य कोई अस्थायी लॉस लीडर नहीं है जिसे आप मान लें कि गायब हो जाएगा। और इस हार्नेस फिडेलिटी पॉइंट को याद रखें जब आप किसी भी मॉडल के बेंचमार्क पढ़ते हैं, सिर्फ इसके नहीं। लैब के हार्नेस में उत्पादित संख्या आपके हार्नेस में आप जो देखेंगे उसकी एक ऊपरी सीमा है जब तक कि आपका हार्नेस उनके से मेल नहीं खाता। इन दोनों के बीच का अंतर वही है जहां अधिकांश मॉडल बिगड़ गया जब हमने इसे तैनात किया कि कहानियां वास्तव में रहती हैं।
अपने हार्नेस को मॉडल का हिस्सा माने। तीसरी कहानी एंथ्रोपिक का स्टेनलेस का अधिग्रहण है, जिसकी घोषणा 18 मई को हुई थी। स्टेनलेस एक डेवलपर टूल्स कंपनी है जिसकी सेवा एक एपीआई विशिष्टता को पाइथन, टाइपस्क्रिप्ट, गो, कोटलिन और जावा में प्रोडक्शन तैयार ऑटोमेटेड एसडीके में बदलती है। इसका उपयोग एआई लैब और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की एक लंबी सूची द्वारा किया जाता था। एंथ्रोपिक एसडीके जनरेटर सहित होस्टेड स्टेनलेस उत्पादों को बंद करने की योजना बना रही है। मौजूदा ग्राहक पहले से जनरेट किए गए एसडीके रखेंगे, लेकिन होस्टेड सेवा तक भविष्य की पहुंच खो देंगे। सतह पर यह एक अधिग्रहण शीर्षक की तरह पड़ता है। कारण यह एक एजेंट स्टैक कहानी है, वह यह है कि एक एसडीके वास्तव में एक एजेंट सिस्टम के अंदर क्या है। इसे विस्तार से बताएं, क्योंकि इसे आसानी से टालना आसान है। एक एसडीके वह टाइप की गई सीमा है जिसे एक एजेंट हर बार किसी बाहरी एपीआई को कॉल करते समय पार करता है। जब एक एजेंट किसी टूल को इन्वोक करता है जो किसी सेवा को रैप करता है, तो उस कॉल की सहीपन पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि क्लाइंट लाइव एपीआई से मेल खाता है या नहीं। सही एंड पॉइंट, सही रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स शेप, सही एरर टाइप, सही पेजिनेशन और रिट्री व्यवहार। एसडीके एपीआई के आसपास की कोई सुविधा परत नहीं है। एक एजेंट के लिए यह अनुबंध है। इसलिए एक पाइपलाइन जो किसी विशिष्टता को उस क्लाइंट में बदलती है और जैसे जैसे विशिष्टता बदलती है उसे सिंक में रखती है, वह इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सीधे एजेंट की टूल लेयर के नीचे बैठा है। यह कोई गौण चिंता नहीं है किसी के लिए भी जो एजेंट बनाता है जो बाहरी सेवाओं को छूती हैं, यह भार वहन है। और यह उस फेलियर मोड की ओर इशारा करता है जिसे समझना उचित है। स्पेक्टू एसडीके ड्रिफ्ट। मान ले कि एपीआई विशिष्टता बदलती है, लेकिन जनरेट किया गया क्लाइंट अपडेट नहीं होता। अब आपके पास एक क्लाइंट है जो कंपाइल होता है, सही दिखता है और चुपचाप लाइव एपीआई से मेल नहीं खाता। कोई फील्ड हिल गया, कोई एनम एक वैल्यू प्राप्त कर गया, कोई एंड पॉइंट अपना पेजिनेशन बदल गया। एक मानव डेवलपर के लिए यह एक बग रिपोर्ट के रूप में सामने आता है और कोई इसे जांचता है। एक स्वायत्त एजेंट के लिए यह एक टूल कॉल के रूप में सामने आता है जो कुछ ऐसा रिटर्न करता है जो एजेंट ने उम्मीद नहीं की थी। और एजेंट वहां नहीं रुकता। यह अप्रत्याशित परिणाम के बारे में तर्क करता है, अक्सर गलत तरीके से, और त्रुटि जो भी एजेंट अगला करता है उसमें फैल जाती है। एक ड्रिफ्टेड क्लाइंट खुद को घोषित नहीं करता। यह बस एजेंट को चुपचाप गलत बना देता है, जो शिप करने के बाद डिबग करने का सबसे महंगा प्रकार का गलत है। यही वही समस्या है जिसे स्वचालित स्पेक संचालित एसडीके जनरेशन हल करने के लिए मौजूद है, बिना हर क्लाइंट को मैन्युअल रूप से बनाए रखे। कई भाषाओं में टाइप्ड बाउंड्री को ईमानदार रखें। हैंडरिटन मल्टीलैंग्वेज क्लाइंट्स ड्रिफ्ट करते हैं क्योंकि मनुष्य 5 भाषा एसडीके को एक गतिशील स्पेसिफिकेशन के साथ पूरी तरह सिंक में नहीं रख सकते। स्पेसिफिकेशन से जनरेशन ही वह तरीका है जिससे आप बाउंड्री को एजेंट को उसके ऊपर तैनात करने के लिए काफी भरोसेमंद बनाते हैं। तो जिन टीमों ने होस्टेड जनरेटर पर निर्भरता की, व्यावहारिक सवाल यह है कि उसे क्या बदलता है। 3 व्यापक विकल्प हैं, प्रत्येक के ट्रेफ हैं, और चुनना खुद एक बिल्डर निर्णय है। एक ओपन सोर्स ओपन एपीआई जनरेटर। आप स्पेक संचालित जनरेशन रखते हैं, लेकिन आप टूलचेन के मालिक हैं और इसकी टाइप फिडेलिटी अलग अलग होती है। 2 वेंडर पब्लिश्ड एसडीके। कम मेंटेनेंस, लेकिन आप वेंडर की रिलीज कैडेंस और भाषा कवरेज पर निर्भर हैं। 3 और यह एजेंट बिल्डर्स के लिए सबसे प्रासंगिक है, एपीआई को एक टूल लेयर के पीछे रैप करें
जैसे MCP सर्वर, ताकि एजेंट एक पुनर्जनित क्लाइंट के बजाय एक स्थिर आंतरिक कॉन्ट्रैक्ट से बात करे। यह ड्रिफ्ट समस्या को एक नियंत्रित जगह पर ले जाता है जिसे आप संचालित करते हैं। एजेंट एक स्थिर टूल इंटरफेस देखता है। MCP सर्वर अंतर्निहित API में बदलावों को अवशोषित करता है। यह सेटअप करने में अधिक काम है, लेकिन यह आपको प्रत्येक क्लाइंट में बिखरे ड्रिफ्ट के बजाय प्रबंधित करने के लिए एक सिंगल सीम देता है जिसे आपके एजेंट उपयोग करते हैं। प्रत्येक विकल्प टाइप, फिडेलिटी, मेंटेनेंस बोझ और स्पेसिफिकेशन बदलाव कितनी जल्दी एजेंट तक पहुंचते हैं, इसमें ट्रेड करता है। यहाँ कोई मुफ्त विकल्प नहीं है, लेकिन एक गलत है जो निर्णय नहीं लेना है और एजेंटों के उसके ऊपर तैनात करते रहने के दौरान एक अनमेंटेन्ड जनरेटेड क्लाइंट को धीरे धीरे ड्रिफ्ट होने देता है। एक व्यापक बिंदु भी है, किसी एक टीम के माइग्रेशन से परे। यह सप्लाई कंसंट्रेशन है। जब एक मॉडल लैब एक कोड जनरेशन डिपेंडेंसी का मालिक है जिस पर प्रतिस्पर्धी लैब और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर बना रहे थे, तो यह उद्योग भर में कई एजेंट टूल क्लाइंट्स के नीचे बैठा एक रणनीतिक और तकनीकी जोखिम का एकल बिंदु है। यह जानना लायक है ठीक से कि आपका टूल क्लाइंट जनरेशन कहाँ से आता है, कौन इसे नियंत्रित करता है, और यदि वह नियंत्रण बदलता है तो आपका फॉलबैक क्या है। यह एक एकीकरण विवरण था जिसे आप अनदेखा कर सकते थे। एजेंट सिस्टम के लिए, जहां SDK टूल बाउंड्री है, यह एक जोखिम प्रोफाइल वाला आर्किटेक्चर निर्णय है, और यह उसी समीक्षा में है जो आप तैनात करते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण डिपेंडेंसी पर। इससे उभरने वाला बिल्डर पैटर्न स्पेक्टुक्लाइंट पाथ को मॉनिटर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में व्यवहार करना है। उस स्पेक वर्जन को पिन करें जिससे आपके क्लाइंट जनरेट हुए थे। इसे शेड्यूल पर लाइव स्पेक के विरुद्ध डिफ करें। ड्रिफ्ट को एक अलर्ट के रूप में मानें, न कि एक खोज के रूप में जो आप तब करते हैं जब कोई एजेंट प्रोडक्शन में अजीब व्यवहार करना शुरू करता है। यह एक मौन विफलता मोड को एक दृश्यमान में बदल देता है जिस पर आप शिप करने से पहले कार्य कर सकते हैं। सारांश यह है कि यह सतह क्षेत्र में छोटा है और निहितार्थ में बड़ा है। SDK जनरेशन को इन हाउस लाना अधिग्रहणकर्ता के लिए एक सुदृढ़ कदम है। इन API के ऊपर एजेंट बनाने वाले सभी के लिए यह स्पेक टू क्लाइंट ड्रिफ्ट को प्राथमिक एजेंट विफलता मोड के रूप में व्यवहार करने, इसे जरूरत पड़ने से पहले अपना फॉलबैक जानने और ड्रिफ्ट डिटेक्शन को अपने संचालन में वायर करने का संकेत है। नोशन ने 13 मई को अपना डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और बिल्डर्स के लिए मायने रखने वाला फ्रेमिंग एजेंटों द्वारा पढ़ी जाने वाली वर्कस्पेस से एजेंटों द्वारा चलाई जाने वाली वर्कस्पेस में बदलाव है। 5 ठोस टुकड़े हैं। वर्कर्स, एक होस्टेड कोड सैंडबॉक्स जिसमें प्रोविजन करने के लिए कोई सर्वर नहीं है। एक एक्सटर्नल एजेंट API, डेटाबेस सिंक, बाइडायरेक्शनल वेबहुक और ऑथ, डिप्लॉय और ऑटोमेशन के लिए एक कमांड लाइन टूल। वर्कर्स से शुरू करते हैं क्योंकि होस्टेड कोड रन टाइम्स वही लोड बेयरिंग आइडिया है। आप लॉजिक लिखते हैं, इसे मैनेज्ड सैंडबॉक्स पर डिप्लॉय करते हैं और यह बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेट किए लिव हो जाता है। एक एजेंट बिल्डर के लिए यह वो जगह है जहां आप वर्कफ्लो के डिटर्मिनिस्टिक पाथ्स को उस डेटा के बगल में रख सकते हैं जिस पर वो एक्ट करते हैं, इसके बजाय कि हर इंटीग्रेशन के लिए अपना खुद का सर्विस सेटअप और देखभाल करें। और इसके साथ जो चीज जुड़ती है वो है डिटर्मिनिस्टिक वर्कर टूल्स। LLM मीडिएटेड टूल कॉल की जगह है एक कस्टम एजेंट एक वर्कर को इन्वोक करता है जो प्रेडिक्टेबल कोड टोकन एफिशिएंट एग्जीक्यूशन के साथ रन करता है। यह डिस्टिंक्शन वो है जो समझना जरूरी है। मॉडल मीडिएटेड टूल कॉल फ्लेक्सिबल है लेकिन प्रोबेबिलिस्टिक। एक वर्कर टूल डिटर्मिनिस्टिक है। बिल्ड पैटर्न यह है कि मॉडल का यूज जजमेंट के लिए करें और वर्कर का यूज उन स्टेप्स के लिए करें जो हर बार एग्जैक्ट होने चाहिए।
एक्सटर्नल एजेंट एपीआई मल्टीवेंडर सर्फेस है। यह थर्ड पार्टी एजेंट्स को वर्कस्पेस में फर्स्ट क्लास पार्टिसिपेंट्स बनाती है। नेम्ड वंस क्लॉथ कोड, कर्सर और कोडेक्स है, बोल्ट ऑन इंटीग्रेशंस की जगह। एक बिल्डर के लिए इसका मतलब है कि आपको वर्कस्पेस नेटिव बिहेवियर पाने के लिए किसी एक वेंडर के एजेंट में नहीं फंसना पड़ा। आप वो एजेंट ला सकते हैं जो आप पहले से डिप्लॉय करते हैं। डाटाबेस सिंक और बाइडायरेक्शनल वेबहुक्स लूप पूरा करते हैं। सिंक बिना मैनेज करने के इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड को वर्कस्पेस में फ्रेश रखता है। वेबहुक्स किसी भी ऐप को एक वर्कर ट्रिगर करने देते हैं जो लॉजिक रन करता है और वर्कस्पेस में वापस एक्ट करता है या दूसरे एपीआईज कॉल करता है। यह इवेंट ड्रिवन एजेंट ट्रिगर है जो प्रोडक्शन में आमतौर पर वो चीज है जो आपको एक्चुअली चाहिए, पोलिंग की जगह। ट्रेड ऑफ जिसके बारे में सोचना है, और यह इम्पोर्टेंट वन है, वो है ट्रस्ट बाउंड्री। रियल कंपनी डेटा रखने वाले वर्कस्पेस के अंदर थर्ड पार्टी एजेंट्स और कस्टम कोड रन करना मतलब गवर्नेंस मॉडल लोड बेयरिंग वर्क कर रहा है। नोशन का जवाब है प्रोग्रेसिव ट्रस्ट, ऑप्शनल ह्यूमन रिव्यू, सैंडबॉक्स्ड एग्जीक्यूशन और एजेंट एक्टिविटी पर यूनिफाइड विजिबिलिटी। एक बिल्डर को उस बाउंड्री को एक इनहेरिटेड डिफॉल्ट की जगह डेलिबरेटली डिजाइन करने चीज के रूप में ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक मिसबिहेविंग एजेंट का ब्लास्ट रेडियस आपकी कंपनीज एक्चुअल ऑपरेशनल डेटा है। तो बिल्डर टेक अवे यह है कि यह रियल एजेंट रन टाइम है, प्लग-इन सरफेस नहीं। डिटर्मिनिस्टिक वर्कर्स यूज करें एग्जैक्ट स्टेप्स के लिए। एक्सटर्नल एजेंट एपीआई अपने एग्जिस्टिंग एजेंट को रखने के लिए यूज करें। इवेंट वेबहुक्स वर्क ट्रिगर करने के लिए यूज करें और ट्रस्ट बाउंड्री पर डेलिबरेट थॉट लगाएं कुछ भी डिप्लॉय करने से पहले जो राइट कर सकता है। वर्सल एआई एसडीके ने अपने लैंगचेन और लैंगग्राफ अडेप्टर को रिराइट किया है और इसलिए यह एक पैकेज नोट से ज्यादा है क्योंकि लगभग कोई एक फ्रेमवर्क एंड टू एंड नहीं चलाता। आप एक स्टैक में प्रोटोटाइप करते हैं और दूसरे में डिप्लॉय करते हैं और जहां ब्रेक होता है वो है मैसेज फॉर्मेट और स्ट्रीम फॉर्मेट इंटरऑप। फ्रेमवर्क्स के बीच हैंड रिटन ग्लू वही जगह है जहां मिक्स्ड स्टैक्स खराब होते हैं। न्यू अडेप्टर इसमें कॉन्क्रीट है। एक फंक्शन है AISD के मैसेज ऑब्जेक्ट्स को लैंगचेन बेस मैसेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए और दूसरा मॉडल मैसेज कन्वर्शन से गुजर चुके मैसेजेस के लिए। एक फंक्शन है जो लैंगचेन मॉडल स्ट्रीम्स, लैंगग्राफ आउटपुट और ग्रैन्युलर स्ट्रीम इवेंट्स रिजल्ट्स को AISDK के UI मैसेज स्ट्रीम में ट्रांसफॉर्म करता है। और एक ट्रांसपोर्ट है जो ब्राउज़र क्लाइंट को सीधे लैंगस्मिथ या लैंगग्राफ डिप्लॉयमेंट से कनेक्ट करता है। स्ट्रीम नॉर्मलाइजेशन पहले लेते हैं क्योंकि स्ट्रीमिंग वही जगह है जहां इंटरऑप आमतौर पर क्वाइटली फेल होती है। एक फ्रेमवर्क पर बिल्ट एजेंट अपने ओन शेप में इवेंट्स एमिट करता है। दूसरे फ्रेमवर्क पर बिल्ट UI एक डिफरेंट शेप एक्सपेक्ट करता है। अगर ब्रिज लॉसी है तो आप टूल कॉल बाउंड्रीज, इंटरमीडिएट स्टेप्स या टोकन लेवल अपडेट्स खो देते हैं और UI स्पिनर तक डिग्रेड हो जाता है। लैंगग्राफ आउटपुट और ग्रैन्युलर स्ट्रीम इवेंट्स को एक UI स्ट्रीम फॉर्मेट में नॉर्मलाइज करने से फ्रंट एंड एक एजेंट रेंडर कर सकता है जिसे उसने ऑथर नहीं किया, बिना कस्टम ट्रांसलेशन लेयर के। ट्रांसपोर्ट पीस दूसरा रियल रिडक्शन इन मूविंग पार्ट्स है। एक चैट ट्रांसपोर्ट जो सीधे ब्राउज़र से डिप्लॉयड ग्राफ से बात करती है वो कस्टम बैकएंड राउट हटा देती है जो टीम्स आमतौर पर सिर्फ UI और लैंगग्राफ डिप्लॉयमेंट के बीच प्रॉक्सी करने के लिए लिखती हैं। फ्यूअर हॉप्स लेस बिस्पोक ग्लू ऑपरेट करने की एक चीज कम। यहाँ बिल्डर का नजरिया यह है कि इंटरऑप इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉन्वीनियंस नहीं। अगर आप मिक्स्ड स्टैक में एजेंट्स बनाते हैं तो फ्रेमवर्क्स के बीच अडेप्टर कोई नाइस टू हैव नहीं है। यह वो सीम है जो तय करता है कि आपका स्टैक कोहेरेंट रहेगा या वन ऑफ कनेक्टर्स में टूट जाएगा जो अपनी अपनी गति से सड़ेंगे। एक मेंटेन्ड
टाइप्ड ब्रिज जिसमें प्रॉपर स्ट्रीम और इवेंट हैंडलिंग है वही चीज है जो आपको पर लेयर बेस्ट फ्रेमवर्क चुनने देती है, बजाय इसके कि आप एक में लॉक हो जाओ। और ऑब्जर्वेबिलिटी का पहलू बताने लायक है। ग्रैन्युलर स्ट्रीम इवेंट्स का साफ सुथरे तरीके से बहना मतलब आप अपने यूआई और टूलिंग में किसी दूसरे फ्रेमवर्क पर बने एजेंट के इंटरमीडिएट स्टेप्स देख सकते हैं। लॉन्ग एजेंट रन्स को डीबग करने के लिए यह विजिबिलिटी अक्सर फिक्सेबल प्रॉब्लम और ब्लैक बॉक्स के का काफिक होती है। आखिरी कहानी क्लाउडफ्लेयर मैश की है। क्लाउडफ्लेयर के एजेंट क्लाउड पुश का हिस्सा जो जीरो ट्रस्ट प्राइवेट नेटवर्किंग और आइडेंटिटी को एजेंट्स के सर्विसेज और एक दूसरे तक पहुंचने के तरीके पर लागू करता है। इसके साथ कुछ डेटेड डेवलपर टूलिंग बदलाव भी हैं, जैसे कि वैल्यू बैक्ड ड्यूरेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए लेगेसी रिमोट देव फ्लैग का मई 18 को हटाया जाना, जो कि छोटे पैरिटी चेंज में से एक है जो चुपचाप तय करता है कि कोई एजेंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में एक जैसा व्यवहार करता है या नहीं। बिल्डर्स के लिए फ्रेमिंग यह शिफ्ट है कि एजेंट्स कहाँ रन करते हैं। जब एक एजेंट एक लैपटॉप पर एक प्रोसेस था, नेटवर्क एक इम्प्लीमेंटेशन डिटेल था। जब यह कई सैंडबॉक्स्ड वर्कर्स है जो इंटरनल और एक्सटर्नल सर्विसेज को कॉल करते हैं, उनके बीच नेटवर्क एक साथ अटैक सरफेस और पॉलिसी बाउंड्री दोनों बन जाता है। यही प्रॉब्लम है जिसके लिए आइडेंटिटी वाला मैश बनाया गया है। कॉन्क्रीट प्रिंसिपल यह है कि पर एजेंट आइडेंटिटी और स्कोप्ड क्रेडेंशियल्स शेयर्ड एम्बियंट कीज की जगह। अगर हर एजेंट एक ब्रॉड की शेयर करता है तो एक कॉम्प्रोमाइज्ड या मिसबिहेविंग एजेंट की ब्लास्ट रेडियस पूरी की जितनी हो जाती है। अगर हर एजेंट की अपनी आइडेंटिटी है जिसमें स्कोप्ड परमिशंस हैं, तो नेटवर्क पॉलिसी उस आइडेंटिटी से अटैच हो सकती है और आप बिल्कुल स्पष्ट बता सकते हैं कि एक एजेंट क्या क्या रीच करने की अनुमति रखता है। और उस पॉलिसी को लाइफ साइकिल के साथ चलना चाहिए। एक एजेंट स्पॉन होता है, एक्ट करता है और रिटायर होता है। अगर क्रेडेंशियल्स और नेटवर्क रीच स्पॉन पर ब्रॉडली दिए जाते हैं और कभी स्कोप डाउन नहीं किए जाते, तो एक लॉन्ग रनिंग या डिटैच्ड एजेंट वह एक्सेस अक्यूमुलेट कर लेता है जिसकी उसे जरूरत नहीं है। पॉलिसी को आइडेंटिटी के साथ स्पॉनैक्ट रिटायर पाथ पर अटैच करना यही तरीका है जिससे आप एजेंट के नेटवर्क रीच को उसके एक्चुअल करंट वर्क के साथ मैच रखते हैं। ड्यूरेबल ऑब्जेक्ट देव पैरिटी डिटेल छोटा है, लेकिन यही थीम है। स्टेटफुल वर्कर्स के लिए लोकल वर्सेस रिमोट बिहेवियर का मैच करना जरूरी है, नहीं तो आपको एक एजेंट मिलता है जो डेवलपमेंट में पास करता है लेकिन प्रोडक्शन में फेल होता है, किसी लॉजिक से जुड़े कारणों की वजह से नहीं। स्टेट और नेटवर्किंग लेयर में पैरिटी एजेंट बिहेवियर को रिप्रोड्यूसिबल बनाने का हिस्सा है। बिल्डर रिकमेंडेशन सीधा है। एजेंट नेटवर्क को आइडेंटिटी और स्कोप्ड पॉलिसी के साथ डिजाइन करने वाली चीज की तरह ट्रीट करो, नहीं कि एजेंट्स को ब्रॉड एम्बियंट एक्सेस इनहेरिट करने दो। जब आप एक लोकल प्रोसेस से सैंडबॉक्स्ड वर्कर्स की फ्लीट में जाते हैं, तो नेटवर्क पॉलिसी एजेंट की सिक्योरिटी पोस्चर का हिस्सा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जिसे आप डेफर कर सकते हैं। चलो इसे एक्चुअल क्या करना है पर लैंड करते हैं। 6 मूव्स, 6 कॉन्क्रीट बिल्डर प्रायोरिटीज। क्लॉथ कोड के लिए 2 जनवरी 144 इंस्टॉल करो और चेंज्ड सरफेसेस को डायरेक्टली वैलिडेट करो, उन पर अजम्पशन मत बनाओ। एक बैकग्राउंड सेशन डिटैच करो, वेक करो, रीस्पॉन करो और रिज्यूम करो और कंफर्म करो कि वह राइट मॉडल बनाए रखता है। इसे एक एमसीपी सर्वर की तरफ पॉइंट करो जो अपने टूल लिस्ट को पैजिनेट करता है और कंफर्म करो कि पूरा सेट विजिबल है। एक अनसपोर्टेड इमेज टाइप को एक एमसीपी टूल में से फीड करो। इसे डिग्रेडेड नेटवर्क पर रन करो और कंफर्म करो कि स्टार्टअप अब नहीं रुकता। एक मेंटेनेंस रिलीज तब पे ऑफ देता है जब आप वेरीफाई करते हैं कि रिमूव्ड फेलियर्स वही थी जो आपके डिप्लॉयड एजेंट्स को हिट कर रही थी।
मॉडल चयन के लिए कंपोजर 2.5 को अपने खुद के हार्नेस में अपने लंबे सत्र कार्यों पर बेंचमार्क करने के लिए उम्मीदवार के रूप में माने, ड्रॉप इन के रूप में नहीं। पूर्ण लोडेड लागत प्रति पूर्ण कार्य और लंबे सत्र में गिरावट की तुलना करें, केवल हेडलाइन पास दरों के बजाय, और एक सस्ता डिफॉल्ट फ्रंटियर एस्केलेशन रूटिंग पैटर्न पर विचार करें अगर यह आपके वितरण पर काम करता है। टूल क्लाइंट्स के लिए अपने एसडीके या क्लाइंट जनरेशन के स्रोत की जांच करें। अगर आपने किसी होस्टेड जनरेटर पर निर्भरता थी जो बंद हो रहा है, तो अभी ओपनएपीआई जनरेटर्स, वेंडर एसडीकेज या एमसीपी सर्वर जैसे स्थिर आंतरिक कॉन्ट्रैक्ट के पीछे एपीआई रैपिंग में से चुनें और स्पेसिफिकेशन को पिन करें और डिफ करें ताकि ड्रिफ्ट एक अलर्ट बने, प्रोडक्शन सरप्राइज नहीं। वर्कस्पेस एजेंट्स के लिए नोशन के एक्सटर्नल एजेंट एपीआई को मल्टीवेंडर सतह के रूप में माने ताकि आप जो एजेंट पहले से डिप्लॉय करते हैं वो रख सकें। सटीक कदमों के लिए डिटर्मिनिस्टिक वर्कर्स का उपयोग करें और ट्रस्ट बाउंड्री डिजाइन करें इससे पहले कि आप कुछ भी लिखने दें। मिक्स्ड स्टैक्स के लिए पुनर्लिखे गए वर्सल एडॉप्टर का उपयोग करें। लैंगग्राफ और एआई एसडीके को उचित स्ट्रीम और इवेंट हैंडलिंग के साथ जोड़ने के लिए हाथ से कनेक्टर बनाने के बजाय जो खराब हो जाते हैं। और एजेंट नेटवर्किंग के लिए ब्रॉड एम्बिएंट एक्सेस पर निर्भर रहने के बजाय स्पॉनाक्ट रिटायर लाइफ साइकिल में प्रति एजेंट आइडेंटिटी और स्कोप्ड पॉलिसी अटैच करें। इन सभी 6 बिंदुओं में से गुजरने वाला थ्रेड वही ऑपरेशनल मैच्योरिटी है। रनटाइम अनअटेंडेड सत्र सतह को हार्डन कर रहा है जो बिल्डर्स डिप्लॉय करते हैं। मॉडल लेयर फ्रंटियर एडजेसेंट कोडिंग को इतना सस्ता बना रहा है कि डिफॉल्ट बदल सकें। और टूलिंग, वर्कस्पेस, इंटरऑप और नेटवर्क लेयर्स सभी कंसोलिडेट हो रही हैं, जो एजेंट और जो कुछ भी वो छूता है उसके बीच की बाउंड्रीज को इनहेरिट करने के बजाय जानबूझकर मालिकाना हक रखने वाली चीजें बनाती हैं। यही काम एजेंट्स को शिप करना, डिबग करना और भरोसा करना आसान बनाता है। कम स्पेक्टेकल, ज्यादा रिलायबिलिटी। यही वास्तविक प्रगति होती है और यही वास्तव में बदलती है कि आप कैसे बिल्ड करते हैं। सोर्स लिंक्स और एपिसोड नोट्स को भी onfitnesstech.com पर उपलब्ध हैं। यही एजेंट स्टैक डेली है। मैं नौबा हूं और मैं एलॉय हूं। हम जल्द वापस आएंगे।